5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। दुर्भाग्य से एक भी नौकरी राज्य की सरकार के द्वारा नहीं दी गई, बल्कि जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर संविदा के आधार पर नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी भी समाप्त की गई। लोग धरने में बैठे, अनशन में बैठे, मोराबादी मैदान पर, उन पर भी पुलिस का बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। 8,000 और 7,000 रुपए का उन्होंने घोषणा किया था। आज तक कोई एक बेरोजगार को भी भत्ता नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया था कि हम पहली सरकार, जैसे सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन एक भी ऋण किसानों का माफ तो नहीं किया गया, बल्कि किसानों के जो उत्पादित अपने मेहनत के बल पर जो फसल तैयार किया गया है उस फसल को भी लेने से राज्य की सरकार इनकार कर रही है। और वही मंत्री है रामेश्वर उरांव जी, जिनका संबंध कांग्रेस से है और प्रदेश के अध्यक्ष है, और किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का भी लगातार काम करते रहे। देखिए, इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि नियोजन नीति पिछली सरकार की ठीक नहीं है, मैं नियोजन नीति बनाऊंगा। 1 साल का वर्ष हो गया, कहाँ हो गया नियोजन नीति? कमेटी पर कमेटी दर कमेटी की बैठकों तक नहीं हो पाई है। इसलिए राज्य की सरकार पूरी तरह से असफलताओं का भंडार लेकर के बैठी हुई है। आप जानते हैं कि ट्राइबल्स झारखंड की संस्कृति की पहचान है। ट्राइबल की हित की बात करने वाला सबसे ज्यादा इसने ट्राइबल की हित करने का काम किया। आपके ही जिले में एक नरसंहार गुदरी में हुआ, राज्य सरकार का कोई मंत्री और मुख्यमंत्री उस परिवार के पास पहुंचकर सूद लेने तक का काम। उनको राज्य सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए वो ठीक से नहीं मिल पाया। साथ ही साथ जो इसका मास्टरमाइंड वो आज भी फरार है। इसलिए हम कह सकते हैं लगातार पूरे प्रदेश में 1,300 हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। 1,300 कई ऐसी आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए गए, उसकी हत्या की गई। और खास करके मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में का जो क्षेत्र है, हम जैसे लोग वहाँ जा कर के आंदोलन करके डीसी और एसपी पर दबाव बना करके FIR करवाने का काम किया। ये राज्य की सरकार FIR लेने को भी तैयार नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार, आप सबको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन व्यवस्था पर आस्था रखते हुए सनातन समाज की रक्षा के लिए, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए काम करती है। उसी दृष्टिकोण से जो स्थानीय जो हमारे पुजारी हैं, कहीं पाहन हो सकते हैं, कोई जाहिर स्थान के पुजारी हो सकते हैं, यहाँ पर भी देवरी नाम के पुजारी होते हैं, उनको हम सब लोगों ने सम्मान राशि देने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये राज्य की सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ों के रक्षक जो होते हैं वो पुजारी होते हैं, उन पुजारियों की राशि को भी बंद करने का काम किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आदिवासी समाज के जो हमारे पुजारी हैं उनके भी सहयोग राशि को बंद करने का काम किया। कोरोना का कालखंड में यह सरकार तो कोई काम की ही नहीं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी कोरोना के हित के लिए, उस पैसे का भी बंदरबाट हुआ। ये हम लगातार आरोप लगाते रहे, सरकार इनकार करती रही, लेकिन PP किट घोटाला इसी जिले के अंदर हुआ। पूरे प्रदेश में PP किट की मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी, जो कोरोना के हित में जो केंद्र सरकार के भेजे हुए अन्न, चावल जिसको हम कह सकते हैं, नमक कह सकते हैं, वो आज भी FCI के गोडाउन में सड़ रहे हैं। उनको ठीक से वितरण करने का काम राज्य की सरकार ने नहीं किया। उसी प्रकार से कोरोना के लिए 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा से आए गए थे,
जिस राशि का इन्होंने बंदरबांट करने का काम किया। इसलिए ये सरकार कोरोना के लिए जो कहते थे प्रवासी मजदूरों को हम हेलीकॉप्टर से, जहाज से, मिग से, क्या चीज़ से लाए हैं, आप सब कोई जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रवासी मजदूरों की जो कुशलता थी, क्षमता थी, उसका उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण से फिर से प्रवासी मजदूर वापस चले गए। आप इसी जिला के निवासी हैं, आपके सामने भी दृष्टि आई होगी, और दृष्टि में आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रवासी मजदूर जिस तेज़ी से आए थे उस तेज़ी से वापस चले गए। केवल अपने ही वापस नहीं, बल्कि और गांव के 2-4 नौजवानों को भी लेकर के जाने का काम किया। और राज्य की सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है। केंद्र सरकार के यहाँ से योजना आई थी प्रवासी मजदूरों के लिए, उनके हित के लिए, उनके रोजगार के सृजन के लिए, वो भी ये सरकार नहीं कर पाई। उसके लिए अतिरिक्त पैसे का आवंटन केंद्र सरकार ने किया था 3 जिलों के लिए, उस पैसे का भी इन्होंने उपयोग नहीं किया। ये तो हम राज्य की सरकार की बात कह रहे हैं। आप सबको जानते हैं जिस प्रकार से उग्रवादी घटना, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। साथ ही साथ आपके जिले के संदर्भ में भी मैं कुछ विषयों को रखना चाहता हूँ। आप सबको जानते हैं कि ये प्रदेश ही खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है, और आपका ये जिला आयरन ओर जिसके उत्पादन से हम सबको जानते हैं कि इस क्षेत्र की आर्थिक विकास की रचना की जाती है, रोजगार का सृजन किया जाता है। कुल मिलाकर के राज्य सरकार के नीति के कारण सारे खदान बंद पड़े हुए हैं, और दुर्भाग्य से जो उसी बंद पड़े खादान में एक ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए जिसको हम कह सकते हैं शाह ब्रदर्स के, एक ऐसी अनुमति प्रदान की गई जो कानून सम्मत नहीं है। उन्होंने राज्य के सरकार की ओर से जो खान सचिव हैं उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उस आदेश में 5,70,000 टन 5,70,000 टन जो उनके यहाँ आयरन ओर पड़े हैं उसको बिक्री की अनुमति दी गई है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि आए और मेरे साथ चल कर दिखाएं कि शाह ब्रदर्स के पास आयरन ओर 5,70,000 टन है या नहीं। ये एक तरह से इलीगल माइनिंग को छूट देने का प्रावधान राज्य की सरकार ने किया है, और ये षड्यंत्र करने का, संरक्षण देने का काम राज्य की सरकार ने किया है। इसलिए उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेल उसी प्रकार से अन्य जो लीज के पट्टाधारी हैं उनको अनुमति क्यों नहीं दी गई। एक आंख में काजल और एक आंख में लट्ठू, जिसको हम देहात में कहते हैं। हाँ, तो आखिर इसलिए नहीं की गई कि उनके साथ बार्गेनिंग किया जा रहा है, उनके साथ भी बार्गेनिंग किया जा रहा है, उनके साथ भी सौदेबाजी की जा रही है। एक बात। दूसरी बात हमको समझ में आता है कि आप वहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की 5 वहाँ पर खान है, जिसको गोवा में है, किरगुरी में है, मेघाहातू में है और चिड़िया में है। उनके द्वारा जो वहाँ पर उत्पादित फाइन्स के बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पर बन चुके हैं। हमसे ज़्यादा बेहतर आप सबको जानते हैं कि उसको पर्यावरण के लिए खतरा है। वहाँ पर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के माध्यम से वहाँ के लोगों को जीना दूभर हो जाता है, और नई तकनीक के माध्यम से, वैल्यू एडेड के माध्यम से उस फाइन्स का भी उपयोग किया जा सकता है। एक तरफ राज्य सरकार विधवा विलाप करती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। केंद्र सरकार की ओर से निवेदन और आग्रह है राज्य सरकार को केवल उनको अनुमति देने का, और उसके माध्यम से 1575 करोड़ रुपए राज्य के राजस्व को में मिलने वाला है। 1575 करोड़ रुपया जो रॉयल्टी और डीएमएफटी के माध्यम से यहाँ के 2000 लोगों को रोजगार उससे मिलेगा। उसी में लॉजिस्टिक, जिसको ट्रांसपोर्टिंग करने वाले लोगों को लाभ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा,
लेकिन राज्य की सरकार अनुमति नहीं दे रही है। और क्यों नहीं अनुमति दे रहे हैं? क्योंकि वो भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। ये दोहरी नीति कैसे एक प्राइवेट कंपनी को आप बेचने के लिए अनुमति दे रहे हैं? आयरन ओर जिसके पास उतना है भी नहीं है भंडार, तो दूसरी तरफ आप ऐसा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी खतरे की घंटी बज रही है जो मुझे सुनाई पड़ रही है। मैं आपको बताता हूं कि भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल आपके क्षेत्र में होने जा रहा है। वो स्कैंडल जबरदस्त के नाम से होगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक दक्षिण भारतीय जो सत्ता के गलियारों में घूम करके जो लीज कैंसिल होने फिर से रिन्यू होने वाला है, कई लीज को जेएसएमडीसी को दे करके एक दक्षिण भारतीय की कंपनी को देने का काम किया जा सकता है, जिसकी साजिश चल रही है प्रदेश में। क्योंकि हम जेएसएमडीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हम जानते हैं कि जेएसएमडीसी की आधारभूत संरचना उतनी नहीं है जितनी माइंस उनको दी जाएगी तो अपने बलबूते पर वो काम कर पाएगी। इसलिए उसको अलॉट करा करके किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारा माइंस को देने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए राज्य की सरकार राजस्व को बढ़ाने की चिंता ना करते हुए जितनी अवैध मिनरल्स की तस्करी इस प्रदेश में हो रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य को अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए यहाँ की खनिज संपदा की रॉयल्टी, डीएमएफटी ऐसे चीज़ों के माध्यम से बढ़ाना चाहिए था, जो उस पर राज्य की सरकार गौर नहीं कर रही। राज्य सरकार अपने असफलताओं को छुपाने के लिए लगातार केंद्र सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही है। मैं राज्य सरकार से इतना ही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, मांग भी करता हूँ कि कोरोना के कालखंड के जो राज्य की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए किया, वो वाइट पेपर, उसको श्वेत पत्र प्रकाशित करे और केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया इस राज्य की सरकार को कोरोना के कालखंड में, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे चीज़ों पर, कोरोना को लड़ने के लिए कौन कौन सी सामग्री, उसका भी वाइट पेपर जारी करें। तब यहाँ की झारखंड की जनता को इनके चेहरे और नकाब उतारने में सहयोग होगा। आज के विषय में मेरा इतना ही आग्रह निवेदन है। लेकिन सवाल है, मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूँ, उसका तो क्वेश्चन आपका है, आप तो क्वेश्चन करें, जवाब देने के लिए हमें। तो इसलिए राज्य की सरकार की असफलताओं को छुपाना चाहती है केंद्र अपनी, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुप या मौन बैठेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई राज्य के मुख्यमंत्री जी और राज्य की सरकार को जो जन विरोधी नीति ला रहे हैं उसके खिलाफ हम सब लोग संघर्ष करेंगे। और आपको हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी किसानों के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आई है। प्रदेश में कल से आंदोलन भी चल रहा है, कई जगह पर पुतले फूके जा रहे हैं। और जब तक ये काला निर्णय जो किसान के खरीद को ये राज्य की सरकार नहीं खरीदना चाहती, उसको वापस नहीं लेती, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, मौन नहीं बैठेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जिसको स्थानीय निकाय के चुनाव भी दिसंबर में होने हैं, जिसको पंचायत का चुनाव, वार्ड का चुनाव, नगर निगम, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय निकाय, उसके चुनाव कराने के इरादे भी राज्य की सरकार के पास नहीं है। आप सबको जानते हैं कि सभी प्रकार के चुनाव हो रहे हैं। बिहार में चुनाव हुए, हाल में हमारे यहाँ उपचुनाव हुए, लोकसभा के स्थानों पर चुनाव हुए। तो ये स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार। और 15वें वित्त आयोग के जो आए हुए पैसे को सरकार हड़पना चाहती है। इसलिए राज्य की सरकार से हम मांग करते हैं कि तुरंत अविलंब स्थानीय निकाय के चुनाव अविलंब कराए जाए। और इसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में सभी प्रखंड मुख्यालय में धरने का भी हम सब लोगों ने कार्यक्रम करने का तय किया है। एक सवाल ये महत्वपूर्ण है, कल आप ही ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से संबोधन में
कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 5 साल इंतजार नहीं करेगी, इसका अर्थ हम क्या लगाएं? इसका अर्थ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की उक्ति है। आप सबको जानते हैं कि बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे, देश के प्रखर समाजवादी रहे, और उन्होंने अपने लेख में कहा था कि जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करती है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि भारतीय झारखंड प्रदेश की जनता, 3.25 करोड़ जनता 5 साल तक इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या दुमका से जोड़कर देखा जाए? अब इसको जो आप जोड़ लीजिए, 5 साल तक हम संघर्ष भी कर सकते हैं और संघर्ष के माध्यम से सरकार भी बना सकते हैं। सरकार बनाई या ना बनाई अलग विषय है। जनता, हम इतना जरूर करेंगे कि जनता इनके चेहरे को बेनकाब जरूर करेगी। ये शाहबनास वाला मामला आप उठा रहे हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय आया है, क्या आपको जानकारी है उसमें? सर्वोच्च न्यायालय के पूरे चीज़ों को पढ़ने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के विशेषज्ञों को लगाया है, और वो हो सकता है कि आज शाम तक वो सारे रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद मैं टिप्पणी करूँगा। अध्यक्ष जी, जब से आप लोग सरकार से हटे हैं, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं एकदम मरम्मती नहीं हो रही, चाहे वहाँ से एक टापू में तब्दील होता जा रहा है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो क्या माना जाए आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए? सरकार से लड़ाई है, देखिए जनता के साथ क्या है, जनता के साथ क्या, हम आपकी जितनी बात भी सड़कें हैं यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी मरम्मती नहीं रहने चाहिए। देखिए, ये सच है कि पिछली सरकार विकास के आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, जो कानून व्यवस्था, ऐसी चीज़ों पर बहुत ही अच्छा काम और बेहतर काम किया था। दुर्भाग्य से राज्य की सरकार आई है तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, 1 सेंटीमीटर भी रोड नहीं बनी है पूरे प्रदेश में, 1 सेंटीमीटर भी नहीं। और तो और छोड़ दीजिए, जो पिछली सरकार के द्वारा बनाए गए हुए सड़क थे उसको भी मेंटेन नहीं कर पाई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप थोड़ा चले जाइए संथाल परगना। संथाल परगना में सारी सड़कों की हालत बदतर हो गई, और बदतर इसलिए हुई कि वहाँ के बालू बिहार जाने लगे, बड़े बड़े ट्रक और लॉरी के द्वारा अवैध तस्करी हो रही है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि स्टोन चिप्स जो बंगाल और बांग्लादेश जा रही है, तो ये अवैध है। अवैध चीज़ों का कारोबार बढ़ा है, ट्रक की लोड्स बढ़े हैं, और ट्रक के लोड्स और परिवहन तेज़ी से बढ़ा है। इसके कारण भी सड़कों की हालत जर्जर हो गई, लेकिन राज्य की सरकार उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। सवाल है NHAI का, नेशनल हाईवे, NHAI स्टेट और गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से होती है। ये NHAI का मामला अकेला नहीं है, स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी उसमें होना चाहिए। देखेंगे इधर जमशेदपुर पुलिया कई दिनों से खराब है, डेली जाम लग रहा है, नो एंट्री, ट्रक वालों ये स्वाभाविक है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। हमारी बात सुनिए ना, राज्य की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण एक भी इनका पदाधिकारी आज तक दिल्ली जाकर के अपनी बातों को नहीं रखा है। मंत्री और मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, ये पिछले सरकार आज तक, मैं आपको बताता हूँ, झारखंड की राजनीति में मैं लंबे समय से हूँ, और ये पहली सरकार है जो राज्य के गठन के बाद लापरवाह सरकार है, जन विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। और मैं उदाहरण देने के कहना चाहता हूँ कि विकास के बारे में इनकी शून्यता है। एक भी पदाधिकारी जाकर के नीति आयोग हो सकता है, भारत सरकार के मंत्रालय हो सकता है, उनसे बात करने का भी इनके पास फुर्सत नहीं है। इनके पास ना कोई दृष्टि है, ना इनके पास कोई किसी प्रकार का विचार लेकर के दिल्ली जाने का इनके प्रस्ताव है। सर आप लोग को तब जवाबदारी नहीं, सरकार में वो बैठे हुए हैं, जनता सरकार में वो बैठे हुए, हम नहीं है। हम तो संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के माध्यम से उनके बंद आंखों को खोलने का काम करेंगे। संगठन पे कल आपकी बैठक हुई है, क्योंकि कोल्हान में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पूरी तरह से पिछले 10 वर्षों से शून्यता पर है, और अंतरकला और बाकी चीजें अपने जगह पर है। कैसे संजीवनी देने का काम किए कल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि जनसंघ के कालखंड से ये हमारा उर्वरा भूमि है। चाहे जनसंघ का कालखंड हो, बीजेपी का कालखंड हो, यहाँ से हमारे 5-5 विधायक जीते, सांसद कई बार जीते। और ये भगवान बिरसा मुंडा की जो सोच है, उसी सोच पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा ने संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन किए थे, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी सनातन और संस्कृति को लेकर के यहाँ के समाज के हित में, उनके दुख सुख में साथ देने का काम किया। जहाँ तक संगठनात्मक चीज़ों की आपने बात की, पहले भी हमारा संगठन मजबूत था, और भी संगठन पहले भी हमारा मजबूत रहा है,
हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। आपने देखा होगा कल एक पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता जब इस प्रदेश में आता है तो किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत की जाती है, किस प्रकार से उनके उत्साह और ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। ये निरंतर काम है, कभी संगठन का काम कमज़ोर तो नहीं हुआ है कभी यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर के और बेहतर कैसे हो इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन मैं आपको इसी स्थान पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे कोल्हान में फहराने का काम यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जो घर छोड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कन्वर्ट कार्यकर्ता हैं, क्या उनको वापस लाने का प्रयास किया जाए? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता जो दूसरे दल में चले गए या निष्क्रिय हो गए। पार्टी इस पर विचार करेगी। पार्टी के एक फॉर्म है जिसमें कोर कमेटी है, कोर कमेटी में बैठकर मैन टू मैन वेरी करता है, उस आधार पर हम सब विचार करेंगे। और सारे लोग को, हम तो पूरे समाज को लेकर के चलना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़कर नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ये भी है कि पिछले कार्यकाल में अगर आप लोगों के सरकार की हम बात करें तो डीएमएफटी फंड का जो है और बाकी और भी चाहे सांसद निधि हो जो भी है, इनका बड़ा दोहन हुआ है और आपके नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उसका गलत तरीके से खर्च। देखिए, झालको जैसी जो कि मृत प्राय एजेंसी है, आपके सांसद ने एक रिटायर्ड पर्सन को चेक अथॉरिटी देने के लिए मुख्यमंत्री को कई बार पत्र भी लिखा था और झालको को सारा फंड दे करके फंड का पूरे बंदर बांट करने का, यही कारण है आपका संगठन। क्या आपने पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया इस चीज को? देखिए, सच है कि हम आगे बढ़ने का संकल्प लिए, पीछे देखने का संकल्प हम नहीं लेते। हम आगे बढ़ेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा लेकर के बढ़ेंगे। कहीं कुछ ऐसी त्रुटियां होंगी तो पार्टी उसको विचार करेगा, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डीएमएफटी का फंड विकास के लिए है, सांसद निधि का पैसा समाज का और जनता का है, उसके हित में उपयोग होना चाहिए। और एक दो उदाहरण हो सकते हैं पिछले बार, लेकिन हमारे पिछले सांसद ने बेहतर काम किया, अच्छा काम किया, और कह सकते हैं हमारे विधायक जितने जनप्रतिनिधि भी रहे अच्छा और बेहतर काम किया है लोगों ने। मैं आपको बताता हूँ, विधायक नहीं ले पाए। डीएमएफटी का पैसा केंद्र सरकार मोदी जी के सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। आज मैं आपको बताना, जब डीएमएफटी की आप चर्चा कर रहे हैं तो डीएमएफटी के पैसे आज पड़े हुए हैं और ये सरकार उसका उपयोग नहीं कर रही है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उसने एक पत्र के माध्यम से दिया कि उस पैसे का उपयोग आप कोरोना कालखंड के लिए, कोरोना पीड़ित लोगों के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन राज्य की सरकार ने उसको खर्च भी नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। डीएमएफटी का पैसा पड़ा हुआ है, विकास के काम में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और राज्य सरकार विधवा विलाप कर रही है पैसे का। जो ऐसी सरकार है जो अपने बजट को ही खर्च नहीं कर पाई, ये पहली सरकार है कि सबसे कम बजट अपने बजट का पैसा खर्च की। थैंक यू। हैदराबाद चुनाव लेकर देखिए, पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। पूरा देश मोदीमय हुआ है और मोदीमय और मोदी लहर अब उनके कामों के माध्यम से हुआ। देश के अंदर नहीं, प्रदेश में भी भारत का परचम फहराने का काम किया और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां थी उनको भी ख़त्म करने का काम किया। विकास के माध्यम में एक नया पायदान खड़ा करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी जैसे शख्सियत के बारे में वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसको हम कहते हैं, उसने एक रिपोर्ट दिया है कि आने वाला समय में 2025 के बाद भारत चीन को भी अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ेगा। ये मोदी जी का कमाल है, मोदी जी का नेतृत्व है। इसलिए हैदराबाद क्या, आप छोड़ दीजिए, ट्रम्प और बाइडेन भी चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी जी के नारों के बात और उनकी बातों को कहकर चुनाव लड़ रहे थे। एक था स्कूल पूरे प्रदेश में बंद है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की वकालत आप कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में सभी स्कूलें बंद हैं। अरे ये ऐसा प्रदेश है कि सब कुछ इसके कालखंड में बंद है बेटा। इनके कालखंड में सब कुछ बंद है, विकास बंद है, ट्रेजरी बंद है और कुल मिलाकर के इनकी मानसिकता भी विकास की बंद है। तो आप क्या चाहते हैं कि स्कूल को खोला ये विचार विमर्श तो होना ही चाहिए स्कूल के प्रबंधन के साथ, स्कूल के
बच्चों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक के साथ और सरकार के साथ डायलॉग होना चाहिए, और डायलॉग होने के बाद एक निर्णय तक पहुंचना चाहिए। आपने किसानों की बात कही, लेकिन दिल्ली में देश भर के किसान बैठे हुए हैं पिछले 15 दिन से, तो उन किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी है क्या? देखिए, सच है, इसी को लोकतंत्र का खूबसूरत पहलू कहता है। मोदी जी 2026 तक किसानों के आय को दुगना करना चाहते हैं। उस दिशा में कृषि बिल और कृषि कानून लाने का उन्होंने काम किया, जिसके माध्यम से बिचौलियों की व्यवस्था खत्म करने का प्रावधान है। मंडी में ही माल नहीं बेचा जाए, मंडी के अलावा भी दूसरे स्थानों पर जहां पर किसानों को उचित दाम मिलेगा, अपने फसल का उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो उस स्थानों पर भी वो अपने उत्पादन को बेच सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से मंडी में एक बिचौलियों की शासन और व्यवस्था चल रही है, उसमें कांग्रेस और अकाली दल दोनों शामिल हैं, इसलिए इस प्रकार के विरोध के स्वर भी आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसी संवेदनशील सरकार है कि किसानों के साथ आज डायलॉग कर रही है, विचार कर रही है, और एक विचार ऐसा कर रही है कि सर्वानुमति बन जाए और ठीक से चीज़ें और बेहतर हो सकें।